एहसन इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आज आपने ये कहा है कि तमाम सिक्योरिटी इदारे जो हैं उनको पॉलिटिकल टास्क दिया गया है, जैसे पहले जीबी के इलेक्शंस में दिया गया था, अब कश्मीर के इलेक्शंस में दिया गया है, ताकि वो तहरीक इंसाफ को इलेक्शन जितवाएं। किस बुनियाद पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है इदारों पर और हुकूमत पर? शहजाद, देखिए, मैं तो खुद जीबी के इलेक्शन को देखने के लिए वहाँ पर गया था, मेरी ड्यूटी लगी थी और मैंने ये बात मुतलका हुकाम तक भी पहुंचाई थी और हमने इसको मीडिया के ज़रिए भी उजागर किया था। और बेदरेग तरीके से इस हुकूमत ने हमारे मुल्क का एक बहुत अहम इदारा है इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसको हमारी हुकूमत के दौर में वसाइल फराम किए गए ताकि वो दहशत गर्दी की जंग में कारहाय नुमाया सरअंजाम दे, और उसने आउटस्टैंडिंग जॉब की। मैं समझता हूँ कि जो IB का काउंटर टेररिज्म में रोल है वो सेकंड टू नन था, लेकिन इस हुकूमत ने उस पूरे के पूरे इदारे को, जैसे मैंने आज कहा, पॉलिटिकल टास्किंग के जरिए सियासत में झोंक रखा है। और इसका नतीजा ये है कि वो कवर जो काउंटर टेररिज्म की हमारी कोशिशों को था वो कम हो गया है। और आपने देखा पिछले कुछ अरसे से, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे अभी हाल ही में दासू के अंदर इतनी बड़ी वारदात हुई है, जब चाइना के एम्बेसडर के खिलाफ कोयटा में कोशिश की गई थी और एक इतनी बड़ी साजिश नाकाम हुई, तो हमें चाइनीज की सिक्योरिटी पर डबल एफर्ट कर देनी चाहिए थी। ये जो 9 चाइनीज इंजीनियर्स निशाना बने हैं इस वारदात का और दहशतगर्दी का, पूरी पाकिस्तानी कौम को इन्होंने शर्मिंदा कर दिया है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये अगर कश्मीर के अंदर जिस तरह इदारों की बेतौकीरी कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कश्मीर ने वजीर को कहा कि आप यहाँ से निकल जाएं, लेकिन बजाय ये कि उसका एहतराम करें, वजीर आजम उस कश्मीर को अपनी छतरी में लेकर आते हैं और अपनी छतरी में वहां पे एक तकरीर कराते हैं जो नहायत ही इश्तियाल अंगेज तकरीर है। तो जब आप कश्मीर के इदारों को इस तरह बेतौकीर करेंगे, जैसे कि आपने जीबी के इलेक्शन कमीशन को बेतौकीर किया था, वहां के इलेक्शन कमिश्नर ने मेरे सामने कहा कि जी मैं क्या करूं, मेरी तो बात ही कोई नहीं सुनता, चीफ सेक्रेटरी मेरी बात ही नहीं सुनता, कोई मेरी बात नहीं सुनता, मैं क्या करूं। और अब ये कश्मीर के अंदर इलेक्शन कमीशन को बेतौकीर कर रहे हैं और सिक्योरिटी के इदारों को इन्होंने पॉलिटिकल टास्किंग दी है कि लोगों की वफादारियां तब्दील कराओ। अच्छा, एहसन इकबाल साहब, देखिए, बड़ी तशवीश की बात है जो मुल्क में दहशतगर्दी की लहर हम देख रहे हैं मुख्तलिफ हिस्सों में, लेकिन जब आपकी हुकूमत थी तो आपने तो यकीनन ऐसा कोई टास्क नहीं दिया होगा सिक्योरिटी इदारों को, लेकिन उस वक्त भी APS का वाकया हुआ, कराची एयरपोर्ट पे हमला हुआ और कई दहशतगर्दी के वाकयात हुए। अब जो हमारे इर्द गिर्द सिचुएशन डेवलप हो रही है, ये जो दहशतगर्दी की लहर है, ये तो उस वजह से आ रही है। इसमें यह कहना क्योंकि इदारों को पॉलिटिकल टास्क दिया गया इसलिए ये हमले हो रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं होगा ये कहना? क्योंकि जैसे मैंने कहा आपके दौर में भी हमले होते रहे ना। हमारे दौर में जो हमले होते रहे वो लेगेसी थी, लेकिन हमने उसके बाद जब कराची एयरपोर्ट के ऊपर हमला हुआ और फिर पेशावर में APS पे हमला हुआ, नेशनल एक्शन प्लान शुरू किया और जिस तरीके से मुसल्लह अफवाज और सिविल सिक्योरिटी इदारों ने, हुकूमत ने और तमाम कौम ने मिलकर उसमें हिस्सा लिया, हमने दहशतगर्दी की बेखुनी कर दी थी। और हमारे ज़माने में कभी हमने किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को ये नहीं कहा था कि आप जाके किसी का कोई बंदा तोड़ के ला के दें, आप हमें इस इलेक्शन के अंदर जितवाएं। जिस तरह के सूरत हाल बहुत बेहतर हो गई थी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हालात भी तो बदल रहे हैं ना। अफगानिस्तान में आप देख रहे हो, सबका ये कंसर्न है कि वहां पे अगर बदअमनी हुई तो फिर पाकिस्तान में भी उसके असरात आएंगे, लेकिन इसको इस चीज से जोड़ना कि क्योंकि सिक्योरिटी इदारों का सारा फोकस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की तरफ है, इसलिए ये हमले हो रहे हैं। आप जिन खतरात की निशानदेही कर रहे हैं, ऑल द मोर रीजन कि सिक्योरिटी इदारों को मुकम्मल तौर पे काउंटर टेररिज्म के लिए मुख्तस किया जाए, उनकी पॉलिटिकल टास्किंग कम की जाए, खत्म की जाए, जीरो की जाए। यही मेरा मुद्दा है कि जब आप इन हालात में अगर पाकिस्तान को सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश है, मैं तो बल्कि यहाँ तक कहूँगा इस हुकूमत की वजह से हमारा जो मुसल्लह अफवाज है उसको भी बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ रहे हैं जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, चाहे वो NCOC हो, चाहे वो टिड्डी दिल हो, चाहे वो कोई और हो। लेकिन ऐसे साहब, आपकी बात दुरुस्त है कि किसी भी सिक्योरिटी इदारे को सियासत में मुलविस नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने कहा तमाम सिक्योरिटी इदारे, आपका इशारा तमाम सिक्योरिटी इदारों की तरफ है या सिर्फ IB की तरफ है कि IB को इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, जो बाकी इदारे हैं उसके बारे में तो हम ये नहीं कह सकते, उन इदारों का अपना नज़म व नस्क है, लेकिन उनके हवाले से भी जो लोगों को शिकायत है वो आती रहती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इदारे किसी किस्म की सियासत में मुलव्वस नहीं होंगे, चूँकि उन्हें प्रोफेशनल रहना चाहिए। लेकिन IB को तो इस हुकूमत ने मुकम्मल तौर पे पॉलिटिकल टास्किंग में
झोंक रखा है, जो कि इस इदारे के साथ बहुत ज्यादती है, इस इदारे के उन होनहार अफसरों के साथ ज्यादती है जिन्होंने काउंटर टेररिज्म में इतने शानदार कारनामे सर अंजाम दिए हैं। और एहसान इकबाल साहब, आपने माजी में ये कहा है और मैंने ये पहले भी आपसे सवाल किया था, 26/8/2020 को आपने ये कहा था, बाकायदा आपका वीडियो क्लिप है, कि आपको पूरा यकीन है कि फौज और अस्करी इदारों का सियासी इंतकामी कार्रवाई से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने कहा था कि हमारे अस्करी और कौमी इदारे गैर सियासी हैं, वो सियासत से बिल्कुल दूर है, सिर्फ हुकूमत ये तासुर देना चाहती है कि वो हमारे साथ हैं इन सियासी कामों में। तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये इदारे बिल्कुल सियासत से दूर है, गैर जानिबदार है। बैसियत पाकिस्तानी यही मेरी दुआ है और बैसियत पाकिस्तानी यही मेरी ख्वाहिश है, और कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी ऐसा ही सोचेगा, और हम ये भी तवक्को रखते हैं कि इस सोच को, इसके ऊपर पहरा दिया जाएगा, क्योंकि ये कौमी इदारे जो दिफाई इदारे हैं, ये किसी एक पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं, पूरी कौम की प्रॉपर्टी है। और हमने ये देखा है कि माजी में जब 2007 में मुशर्रफ साहब के एंड में ये तासुर हो गया था कि फौज सिर्फ काफ लीग के साथ खड़ी है, तो उसके कितने भयानक नताइज आए थे। ठीक है, लेकिन एहसान इकबाल साहब, ये उस वक्त आपकी दुआ नहीं थी, उस वक्त आपके मौक़िफ़ था कि ये हो रहा है। आपने कहा था कि मुकम्मल तौर पे वो गैर जानिबदार हैं, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि आईबी को ये टास्क दी गई, तो क्या स्पेसिफिकली टास्क है? क्योंकि माजी में हमने देखा है कि जिसकी हुकूमत वफाक में होती है वो जीबी में भी इलेक्शन जीतता है, आज़ाद कश्मीर में भी जीतता है, माजी में आपकी हुकूमत भी जीती है। 2011 में पीपल्स पार्टी की जो कारकर्दगी थी, आप उससे बखूबी वाकिफ़ हैं, लेकिन लोड शेडिंग, दहशतगर्दी, कमज़ोर मईशत के बावजूद सबसे ज़्यादा सीटें तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी जीती थी। देखिए, जो जीबी का इलेक्शन था, इसके बावजूद कि वहाँ पे रिकॉर्ड वफाकी वसाइल इस्तेमाल किए गए, वहाँ पे वफादारियाँ हमारी 6 लोगों की तब्दील कराई गई, इसके बाद भी पीटीआई सिंपल मेजॉरिटी हासिल नहीं कर सकी। उनको सिंपल मेजॉरिटी दिलाने के लिए जो आज़ाद लोग मुंतखब हुए थे, उनकी वफादारियां मजबूरन पीटीआई के साथ जोड़ी गईं। तो ये इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि इतनी अनपॉपुलर हुकूमत है जो वफाक में होने के बावजूद सिंपल मेजॉरिटी ना जीत सके। और वहां पर जीबी और आज़ाद कश्मीर में आप लोगों से पूछे, जो पिछले 5 सालों में मुस्लिम लीग नून ने डेवलपमेंट वर्क किया है, जो अमन कायम किया है, जो गुड गवर्नेंस दी है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन एहसान इकबाल साहब, ये जो सरदार मीर अकबर खान है, सीनियर कैबिनेट मेंबर थे कश्मीर में, वो चले गए नून लीग छोड़ के पीटीआई में। सरदार ताहिर इकबाल है, सीनियर मेंबर पीएमएलएन, वो पीटीआई में चले गए। सैयद मंजूर साहब है, सीनियर मेंबर थे पीएमएलएन के, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले गए। ये खुद जा रहे हैं या किसी के जोर जबरदस्ती से जा रहे हैं? और अगर जोर जबरदस्ती से जा रहे हैं तो इसका मतलब जो आप कहते हैं कि हमारा बयानिया जीत गया है, वोट को इज्जत दो का, वो तो फिर हार गया अगर ये लोग जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। देखिए, हमारा बयानिया जीत रहा है। आप अगर मरियम नवाज साहिबा के जलसों को देखें, उसमें अवाम की तादाद को देखें, उसमें अवाम के जोश व खरोश को देखें, और जीबी के अंदर भी जितने लोग वफादारी तब्दील करके गए थे, वहां के लोगों ने उनको हरवा दिया। ये भी उस बयानिए की जीत थी। और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर भी जो लोग वफादारी तब्दील करके गए हैं या उन्हें मजबूर किया गया है, उनको लोग कभी वोट नहीं देंगे। और आज पूरे वादी कश्मीर के अंदर नवाज शरीफ साहब का बयानिया वोट को इज्जत दो, उसके नारे जिस तरह गूंज रहे हैं, इससे ये साफ जाहिर है कि अब ये नारा पूरी कौम का नारा बन चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया।